गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। तो गढ़वाल का पवार वंश हमारा चल रहा था और पवार वंश में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने कैसे देखा कि कनकपाल ने चांदपुरगढ़ से पवार वंश की स्थापना की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जो सोनपाल भाई साहब थे वो टिहरी की भिलंग घाटी में ले गई और एक शाखा उन्होंने वहां खोली। फिर हम आगे बढ़ते गए, सुरतीपाल, जगतपाल। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा आया, 37वां राजा, वो आया कौन? अजयपाल। तो अजयपाल ने जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों को जीता और 52 गढ़ों का गढ़पति कौन कहलाया? अजयपाल कहलाया। और अजयपाल के बाद होंगे सहजपाल। तो सहजपाल के बाद हमने देखा कि इसके 5 अभिलेख मिले देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से और धीरे धीरे हम आगे बढ़े। सहजपाल के बाद आया बलभद्र शाह। बलभद्र शाह के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो शुरू करते हैं। बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह के बारे में हमने पढ़ा था कि पहला ये इनका अभी तक चल रहा था पाल, जो इनकी कास्ट चल रही थी पीछे से। उसके बाद ये शाह लगाने वाला जो पहला राजा था वो बलभद्र शाह था। तो ये पढ़ा था कि लोधी में जो बहलोल लोधी थी उसने इसे किसकी उपाधि दी थी? शाह की उपाधि दी थी। अब बलभद्र शाह का अगर हम देखें, बलभद्र शाह के हुए 2 बेटे। एक हुआ मानशाह और एक हुआ महीपति शाह। महीपति शाह। और मानसा का जो बेटा हुआ वो हुआ श्याम शाह। श्याम शाह। और ये इसका इनडायरेक्ट हो गया क्या? चाचा। तो आज हमने चाचा भतीजे का जो शासनकाल है वो पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है श्याम शाह और उसका चाचा महीपति शाह। पहले इसका बेटा था तो बेटा शासक बनेगा। मानसा के बाद जो शासक बना वो बना श्याम शाह और श्याम शाह के बाद जो बनता है उसका चाचा बनता है महीपति शाह। और इन दोनों ने बहुत कार्य किए, इंपॉर्टेंट काम किए, उनको हम धीरे धीरे आज देखेंगे। तो बलभद्र शाह सहजपाल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तिब्बत पर आक्रमण किया मानसा ने। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि क्या क्या सिस्टम हुआ। तो मानसा के टाइम पे हमने देखा था लक्ष्मी चंद ने भी कितना 8 बार आक्रमण किया था और 7 बार वो हारा था। 8वां आक्रमण में वो जीता था 1605 में, जिसमें गढ़वाल का राजा जो था मानसा था, उसका सेनापति कौन था? खतर सिंह, वो मारा गया था। ये हमने देखा। मानसा ने तिब्बत पर आक्रमण किया, हमने देखा। और वहां टैक्स करके 1.25 सेर सोना टैक्स के रूप में लिया था। और एक चौसिंगा मेढ़ा, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। चौसिंगा मेढ़ा जो था वो टैक्स के तौर पे किसने लिया था? मानसा ने तिब्बत। उससे पहले हमने देखा था अगर तिब्बत पर आक्रमण की बात आई, दापा जो था तिब्बत वाला एरिया था, उस पर अगर आक्रमण की बात की तो एक इससे पहले शासक आता है विजयपाल। ये पूछा गया कि किसने असफल, ये जो अभियान था विजयपाल ने तिब्बत दापा पर आक्रमण किया, ये अभियान रहा असफल, मतलब सक्सेस नहीं हुआ। तो सक्सेस नहीं हुआ तो उसके बाद जो मानसा भाई साहब थे इन्होंने किया। काकुआ मोर जो यहाँ का राजा आता है, पहले हमने देखा किसने किया? विजयपाल ने, फिर मानसा ने। और काकुआ मोड़ को यहाँ का जो राजा था काकुआ मोड़, उसको हराया और टैक्स के तौर पे हमने अभी पढ़ा कि एक नरसिंहा मेढ़ा और 1.25 सेर सोना टैक्स के तौर पे लिया। ये हमने मानसा के बारे में कल पढ़ा था। मानसा के बाद आज का जो राजा है वो इम्पोर्टेंट राजा है कौन? श्याम शाह। तो आज हम चलते हैं श्याम शाह। जो हमने ये डायग्राम देखा था ये वाला, हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा कि बलभद्र शाह था। बलभद्र शाह के हुए 2 पुत्र, मानसा और दूसरा हुआ कौन? महीपति शाह। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मान शाह के बारे में हमने पढ़ दिया था और 5 पढ़ना है किसके बारे में? श्याम शाह के बारे में। तो श्याम शाह जो थे, श्याम शाह ने कुछ बागानों का भी निर्माण किया, मतलब इनके टाइम पे कुछ अलग चीजें हुई श्याम शाह के टाइम पे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं श्याम शाह के बारे में। इससे पहले हमने अभी 10 सेकंड पहले चर्चा की थी कि जो दापा जो तिब्बत था, तिब्बत पर क्या किया था? मानसा ने आक्रमण किया था। और वहां से एक सेकंड, थोड़ा मैप के हिसाब से देख लेते हैं। ये उत्तराखंड वाला एरिया होगा, तो ऊपर वाला जो एरिया होगा इसको हम फिलहाल तिब्बत मान लेते हैं। तो हमने देखा कि तिब्बत पर इससे पहले मानसा ने आक्रमण किया था, हमने देखा। और 1.25 सेर सोना और क्या टैक्स के लिए लिया था? प्लस एक चौसिंगा मेढ़ा जो हमने अभी पढ़ा, वो क्या किया था? टैक्स के तौर पे। पर जब श्याम शाह भाई साहब का शासनकाल आया तो उस समय क्या हुआ कि जो टैक्स था, जो दापा तिब्बत का जो राजा था, उसने टैक्स देना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि श्याम शाह को दिक्कत आ गई। 1611 से 1631 श्याम शाह का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो हमने देखा कि जब इसने टैक्स लगाया तो क्या हुआ कि इसने टैक्स देना बंद कर दिया। किसने? दापा को, जो तिब्बत का जो राजा था उसने। तो श्याम शाह ने क्या किया कि श्याम शाह ने यहाँ आक्रमण किया। कहा? तिब्बत पर
आक्रमण किया। किसने किया? श्याम शाह ने। जब इसने इससे पहले जब मानशाह ने टैक्स की बात कही थी, जो हो गया था, तो इसने टैक्स देना बंद किया। फिर तिब्बत पर आक्रमण किया, दापा पर आक्रमण किसने किया? श्याम शाह ने किया। और तिब्बत पर इसने आक्रमण किया तो जो पहले टैक्स चल रहा था, जो हमने देखा था, 1.25 सेर सोना था, और उसके बाद एक जो था चौसिंगा मेढ़ा, तो ये मानशाह ने टैक्स ले लिया था, चौसिंगा मेढ़ा, ये हमने देखा। इसने प्लस क्या किया कि एक चंवर गाय, एक चंवर गाय। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 1.25 सेर सोना और एक चौसिंगा मेढ़ा दापा पर किसने टैक्स के तौर पे लिया था, है तो वो आता है मानशाह ने लिया था। पर उसके बाद इसमें एक चंवर गाय यानी तिब्बती याक, अगर इसमें तिब्बती याक भी जुड़ जाए, चंवर गाय जुड़ जाए, तो ये वाला टैक्स जो था वो किसने लगाया? श्याम शाह ने। जब इसने टैक्स देना बंद किया तो फिर श्याम शाह ने क्या किया? तिब्बत पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? ये हार गया और एक्स्ट्रा तौर पर एक टैक्स प्लस में जुड़ गया। जैसे आज के टाइम में दुनिया भर के टैक्स है, वैसे ही भाई साहब श्याम शाह ने क्या किया? दापा तिब्बत पर टैक्स जोड़ दिया। तो श्याम शाह की पहली स्टोरी हमने क्या देखी कि श्याम शाह ने क्या किया? तिब्बत पर आक्रमण किया और एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ा। तो धीरे धीरे ऐसे ही जो शासन था, जो प्रशासन था, बढ़ने लग गया। धीरे धीरे स्टार्टिंग शुरू हुआ चांदपुरगढ़ से शुरू हुआ। चांदपुरगढ़ से गए टिहरी गए, फर्स्ट चमोली चांदपुरगढ़, फिर यहाँ से गए टिहरी, फिर यहाँ से गए पौड़ी देवलगढ़ वाले एरिया में। तो धीरे धीरे फिर यहाँ तिब्बत तक पहुंच गए। तिब्बत आज जो चीन का एरिया है, तो वहां तक कौन पहुंच गए? हमारे पवार शासक पहुंच गए। तो धीरे धीरे देखा कैसे कि साम्राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ा। चमोली से फिर टिहरी, टिहरी से फिर पौड़ी, पौड़ी से कहां पहुंचा? तिब्बत तक। तिब्बत तक वाले एरिया को कब्जा कर लिया, वहां के राजा को अपने अधीन करके वहां टैक्स लगा दिया। किसने? श्याम शाह ने। तो ये धीरे धीरे श्याम शाह आगे बढ़ा। और इस समय हमने पढ़ा था कि जो चंद्रवंश था, चंद्रवंश में एक शासक था त्रिमल चंद। चंद्रवंश हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें एक शासक था त्रिमल चंद, और त्रिमल चंद ने जो था दरबार में इसके षड्यंत्र हो गया था, षड्यंत्र। और दरबारी षड्यंत्र के कारण त्रिमल चंद ने श्याम शाह के यहाँ शरण ली थी, श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी। तो इसके लिए हमने देखा था कि जो लक्ष्मी चंद था, लक्ष्मी चंद, जो अब चंद्रवंश में भी थोड़ा चलना ही पड़ेगा। लक्ष्मी चंद के हमने देखा था 4 बेटे हुए। इसका दिलीप चंद था, दिलीप चंद, और दिलीप चंद के बाद था त्रिमल चंद, त्रिमल चंद, और त्रिमल चंद के बाद था एक विजय चंद, एक था तो एक तो नीला गुसाई था, नीला गुसाई। तो एक और था, चलो उसको देख लेंगे फिर। वो अभी त्रिमल चंद। तो इस समय क्या हुआ कि जो त्रिमल, इसके दरबार में जो 3 हमने पढ़ा था, सकराम कार्की था, एक था सकराम कार्की, एक था विनायक भट्ट, और एक था पीरू गुसाई। हमने पढ़ा था कि इन्होंने दरबार में षड्यंत्र कर दिया था, और इसके बाद जो विजय चंद शासक बना था, विजय चंद को इन्होंने मरवा दिया था। तो वही इसी दरबारी षड्यंत्र के कारण त्रिमल चंद भाई साहब भाग के कहाँ गए? उसने लगा कि इसकी तो आंखें निकाल दी थी इन्होंने। अब त्रिमल चंद को भाई बोला कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। तो त्रिमल चंद भाई साहब कहाँ पहुंचे? पहुंचे गढ़वाल। ये हो गया कुमाऊं, यहाँ से पहुंच गए गढ़वाल, और गढ़वाल में शासक कौन कर रहा था? श्याम शाह। ये हमने अभी चर्चा की। तो ये त्रिमल चंद की यहाँ से कहा गढ़वाल शरण लेने की स्टोरी है, तो जो हमने अभी पढ़ा। तो श्याम शाह के बारे में पहला फैक्ट आता है कि भाई तिब्बत दावा पर आक्रमण किया और थोड़ा टैक्स बढ़ाया, एक चंवर गाय यानी एक तिब्बती याक टैक्स के रूप में प्लस किया। किसने? श्याम शाह ने। और त्रिमल चंद ने इसके दरबार में शरण ली। अब श्याम शाह के टाइम जो मुगल शासक था वो था जहांगीर। इसके बारे में देखते हैं कौन था? जहांगीर। जैसे रुद्रचंद जब था, हमने देखा था रुद्रचंद, और गढ़वाल में जब कीर्तिचंद था, तो कीर्तिचंद के समय हमने ये, हाँ, कीर्तिचंद जब कुमाऊं का राजा था, तो उस समय क्या हुआ कि ये उस समय जो शासक था वो अकबर था। अकबर रुद्रचंद के समय हमने देखा था 1588 में लाहौर में रुद्रचंद और किसकी भेंट हुई थी? अकबर की भेंट हुई थी। और गढ़वाल का राजा उस समय था कीर्तिशाह। तो ये चीजें हमने देखी थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये हम चलते हैं आगे। तो जो इसके समय रुद्रचंद के समय था, और यहाँ हमारा था कौन? श्याम शाह। और श्याम शाह के समय कौन था? जहांगीर। जहांगीर कौन था? यहाँ मुगल शासक था। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। इस समय हमने देखा कि गढ़वाल पर आक्रमण किया था, फिर गढ़वाल की सीमा को देघाट का निर्धारण किया था, तो वही वाला टाइम पीरियड है। तो धीरे धीरे वो अजय पाल के टाइम पे था। तो अभी हम देखें तो बोला जाता है कि इनकी भेंट हुई थी, इनकी मुलाकात हुई थी। कहाँ हुई थी? 1621 में माना जाता है, आगरा में हुई थी।
तो अगर ये पॉइंट आ जाए कि जो था श्याम शाह था, श्याम शाह के समय जो मुगल शासक था वो कौन था, तो वो था जहांगीर। और भेंट कहाँ हुई थी, 1621 में हुई थी। कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। ये चीजें थोड़ा इनके बारे में फैक्ट है कि मुगल शासकों के बारे में आता है कि उस समय मुगल शासक कौन था। और 1621 में जब इनकी भेंट हुई, कहाँ हुई, आगरा में जब इनकी भेंट हुई 1621 में, तो एक हाथी और एक घोड़ा, एक घोड़ा जो था वो किसने दिया था, जहांगीर ने किसको दिया था, श्याम शाह को दिया था। एक बार देख लेते हैं, श्याम शाह वह किसकी भेंट, जहांगीर की भेंट, जहांगीर की भेंट। तो ये हुई थी 1621 में। कहाँ हुई थी, आगरा में, आगरा में हुई थी। और जो था जहांगीर था, जहांगीर ने श्याम शाह को एक हाथी गिफ्ट किया था प्लस एक घोड़ा दिया था। तो श्याम शाह के बारे में जो कुछ फैक्ट है वो हमें याद रखना पड़ेगा। दापा जो प्रांत था तिब्बत, वहां किया आक्रमण, फिर उसके बाद तिरुमल चंद ने दरबार में शरण ली, फिर उसके बाद जहांगीर से 1621 में आगरा में मुलाकात हुई। ये अब श्याम शाह के कुछ निर्माण कार्य हम देखते हैं। राजा था, कुछ निर्माण तो करेगा ही, तो श्याम शाह के देखते हैं निर्माण कार्य। तो देखते हैं श्याम शाह के निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्यों की बात अगर हम करें तो एक केशव राय मठ आता है, फेमस मठ है केशव राय मठ। ये कहाँ है, श्रीनगर में। 1512 में हम जब ने देखा कि राजधानी देवलगढ़ गई, वहां से फिर 1515 और 1517 में जो डेट आती है वो राजधानी कहाँ गई, श्रीनगर गई। तो अब इनके जितने भी कार्य होंगे वो सारे श्रीनगर में ही होंगे। तो केशव राय मठ की स्थापना कहाँ की, श्रीनगर में। किसने की, श्याम शाह ने। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि श्रीनगर में केशव राय मठ की जो फेमस मठ था उसकी स्थापना किसने की, तो वो की श्याम शाह ने की। और एक श्याम शाही बागान की स्थापना भी की, कहाँ, श्रीनगर में, श्याम शाही बागान की स्थापना। तो ये धीरे धीरे श्याम शाह निर्माण कार्यों की साइड पे आया। और निर्माण कार्यों में श्याम शाह ने जो पहला कार्य किया वो किया कि जो श्रीनगर था वहां पे केशव राय मठ की स्थापना की। कहाँ की, श्रीनगर में। और श्याम शाही बागान आएगा, ये प्रश्न तो पूछा भी गया यूपीएससी में कि श्याम शाही बागान की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, श्याम शाह ने। ये तो इसके नाम से पता चलता है। अब एक आता है सिलसारी दान पात्र, जो है सिलसारी दान पात्र। तो इस सिलसारी दान पात्र जो एक लेख है, इसका संबंध बोला जाता है किससे है, श्याम शाह से। और इसके बारे में बोला जाता है कि इसमें किसी को इसने भूमि दान की है, तो उसके बारे में जिक्र है। तो सिलसारी दान पत्र का जो संबंध है वो किससे है, श्याम शाह से है। और इसमें एक नाम आता है शिवराम जोगी। शिवराम जोगी को क्या दी है, भूमि दान की है, शिवराम जोगी को दान दिया है। और उसके बारे में चर्चा किस पे है, इसमें है। और इसका जो साक्ष्य था वो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की जिसने रचना की है, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिली है। तो गुरु शंकर जो थे, गुरु शंकर, इसका जो साक्षी बताया गया है वो बताया गया है गुरु शंकर को, गुरु शंकर। इनका एक फेमस ग्रंथ आता है वास्तु शिरोमणि, तो वो गुरु शंकर जी का है। तो जो सिलसारी दान पत्र का संबंध है वो किससे है, वो है श्याम शाह से। ये हमने देखा। और इसमें जो कि शिवराम जोगी जो है उसको भूमि दान दी है। और इसका जो साक्ष्य बताया गया है वो किसको बताया गया, गुरु शंकर। मतलब सबूत के तौर पर किसको लिया है, इनको लिया गया, हाँ भाई मैं भूमि दान कर रहा हूँ। तो सिलसारी दान पत्र हो गया किससे, श्याम शाह से हो गया, ये हमने देखा। और शिवराम जोगी को इसमें भूमि दान भी है। तो जो श्याम शाह है उसके बारे में धीरे धीरे जो पॉइंट हमने देखे उन पे हम चर्चा हमने की। फिर उसके बाद जब हुआ तो इनकी मृत्यु बोली जाती है, श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई। अलकनंदा नदी में डूबने से क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि इनके टाइम पे क्या सब कुछ पुर्तगाली जो लोग थे, वो जो यात्री थे वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। फिर भारत से ये उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में इन्होंने, उत्तराखंड से एक यात्री था वो गया तिब्बत की साइड गया और तिब्बत में एक चर्च की स्थापना की लगभग 1626 में। तो ये हम देखेंगे, एक अंटोनियो दी अंद्रादे ऐसा नाम आता है, अंटोनियो दी अंद्रादे। नाम ही अटपटा है पर क्या करना, याद करना पड़ेगा। तो 1626 में ये कहा जा रहा था, ये जा रहा था तिब्बत। तो अगर तिब्बत ये जाएगा
तिब्बत जाने के लिए इसके जो हमारे ऊपर वाले हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इनकी सीमाएं नीचे ऊपर कहाँ तिब्बत चीन से लगी है। तो ये चमोली के रास्ते, गढ़वाल के रास्ते ये कहाँ गया, ये गया तिब्बत, मतलब गढ़वाल होते हुए। तो गढ़वाल होते हुए ये तिब्बत गया और 1626 में सन इसने क्या किया, तिब्बत में एक चर्च की स्थापना की। चर्च की स्थापना कहाँ, तिब्बत में, ऊपर वाले एरिया में। तो श्याम शाह के बारे में बहुत सारी चीजें हमने देखी, इनके सारे जो फैक्ट है वो हमें याद रखना पड़ेगा कि जो सिलसारी दान पत्र है वो श्याम शाह से इसका संबंध है और शिवराम जोगी को भूमि दान दी है। तो अब हमने देखा जो अंटाजियो दे अंद्रादे इसके काल में आया, किसके काल में, श्याम शाह के काल में आया और उसने क्या गढ़वाल के रास्ते गया और 1626 में लगभग उसने तिब्बत में एक चर्च की स्थापना की। तो पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ वो श्याम शाह के टाइम पे शुरू हो गया था और धीरे धीरे इसके बाद एक यात्री और आता है, उसका नाम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो उसका नाम था अजवेडो। अजवेडो एक नाम आता है, अजवेडो। अजवेडो तो ये भी आया था, ये श्रीनगर तक आया, ये श्रीनगर तक। अब बोला जाता है कि श्रीनगर में क्या हुआ कि श्याम शाह और उसकी 60 रानियां थी। श्याम शाह प्लस उसकी 60 रानियां, इनकी चिता जलते हुए किसने देखा, इनकी चिता जल रही थी और उस समय जो था ये चीज किसने देखी, अजवेडो ने। और अजवेडो ने अपने यात्रा विवरण में ये चीजें बताई गई है कि जब मैं श्रीनगर में था उस समय वहां एक राज्य जल रहा था और उसके साथ क्या था, उसकी 60 रानियां भी जल रही थी। तो ये 30, अभी इसकी डेट बताता हूँ मैं। तो ये जो इसकी डेट है 30 जुलाई है, 30 जुलाई, 30 जुलाई 1631। तो इसमें जो अजवेडो आया था ये श्रीनगर आया और इसमें बोला जाता है कि श्याम शाह, जब श्याम शाह की मृत्यु हुई, हमने देखा अलकनंदा नदी में डूबने से मृत्यु हुई और जब इसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस समय पुर्तगाली जो यात्री था एक अजवेडो था और अजवेडो ने क्या किया कि श्याम शाह और उसकी जो 60 रानियां थी, आज होगी तो होती है रानियां किसी के 60, 100, 200 जितनी मर्जी है उतनी, तो इनमें जो श्याम शाह 60 रानियां थी तो इनकी चिता जलते हुए देखा। तो अब हम मान सकते हैं कि जो श्याम शाह था उसके टाइम पे हम सती प्रथा को इससे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो सती प्रथा हमारी थी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय की मदद से जो सती प्रथा का अंत हुआ, ये हमने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में ये आता है धार्मिक सुधार में। तो राजा राम मोहन राय की मदद, बोला जाता है कि जो राजा राम मोहन राय थे उनकी जो भाभी थी तो उनका क्या हुआ था, वो सती हुई थी, तो इससे राजा राम मोहन राय को दिक्कत हुई थी। तो उसी अगर हम इसका लिंक देखें कि 60 रानियां जो जिनकी चिता जलते हुए किसने देखा, अजवेडो जो पुर्तगाली यात्री था उसने देखा। तो हम इससे मान सकते हैं कि उस समय सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। तो यही चीजें अब श्याम शाह के बारे में थोड़ा रिकॉल कर देते हैं क्योंकि इनके बारे में थोड़ा ज्यादा टॉपिक है तो याद तो ये करने ही पड़ेंगे। तो अब चलते हैं हम श्याम शाह, जो हमने शुरू में देखा कि जहांगीर से इसकी मुलाकात हुई, इससे पहले तिब्बत पर जो आक्रमण किया था पहले वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि तिब्बत पर आक्रमण किया था किसने, विजयपाल ने। उसके बाद किया मानशाह ने, मानशाह के बाद जो किया वो किया किसने, श्याम शाह ने। तो हमने देखा श्याम शाह में उन्होंने एक टैक्स और जोड़ दिया था, एक चंवर गाय उन्होंने जोड़ दिया था, यानी तिब्बती याक जो पहले से मानशाह का चल रहा था उस पर प्लस किया किसने, हमारे श्याम शाह ने। फिर उसके बाद श्याम शाह के बारे में हमने देखा कि श्याम शाह ने 1621 में जहांगीर से क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी, कहाँ, आगरा में हुई थी और एक हाथी और एक घोड़ा किसने दिया था, श्याम शाह को दिया था किसने, जहांगीर ने। फिर श्याम शाह के बाद हमने धीरे धीरे हमने आगे देखा, आगरा में भेंट हुई, ये हमने देख लिया है। और श्रीनगर में जो निर्माण कार्यों में हम श्याम शाह के चले तो केशोराय मठ की स्थापना श्रीनगर में किसने की, श्याम शाह ने की। और श्याम शाही बागान की स्थापना कहाँ की, श्रीनगर में की, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ एक सिलसारी दान पत्र जो था, जो इंपॉर्टेंट आता है सिलसारी दान पत्र, इसका संबंध किससे है, श्याम शाह से है। और शिवराम जोगी को जो किया है, भूमि दान की है, तो ये हमने पढ़ा। और गुरु शंकर जो थे उसको इसका साक्षी बताया गया है। और एक फेमस जो वास्तु जो इनका ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि वो है। तो इसके बाद हमने धीरे धीरे आगे बढ़े हम, फिर हमने देखा कि जब 60 रानियों को चलते हुए कौन था, अजवेडो ने देखा था। तो ये फैक्ट है, ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बाद जो आता है वो आता है महिपति शाह। तो श्याम शाह के बारे में जो था इंपॉर्टेंट यही कुछ थे। फिर अब आगे देखते हैं महिपति शाह, और महिपति शाह कौन था, इसका चाचा था। तो चलते हैं महिपति शाह पे। महिपति शाह, तो श्याम शाह के बाद जो शासक बनता है वो बनता है महिपति शाह। और
महिपति शाह के समय हमने देखा कि जो तिब्बत पर आक्रमण की परंपरा थी वो इन्होंने बरकरार रखी। तो महिपति शाह के बारे में आता है कि महिपति शाह ने क्या किया कि तिब्बत पर इसने 3 बार आक्रमण किए। महिपति शाह, तो महिपति शाह के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इन्होंने क्या किया कि तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। इन्होंने 3 आक्रमण, पहले हमने देखा जो विजयपाल था उन्होंने किया, फिर मान शाह ने किया, फिर हमने श्याम शाह देखा। विजयपाल, फिर हमने देखा मान शाह, मान शाह के बाद हमने देखा श्याम शाह, और श्याम शाह के बाद जो था महिपति शाह। तो महिपति शाह ने क्या किया कि जो तिब्बत पर था इन्होंने 3 बार आक्रमण किया। इनका एक सेनापति था लोदी रिखोला। लोदी रिखोला, तो पहला आक्रमण जो बोला जाता है कि लोदी रिखोला जो था और प्लस में बर्तवाल भाई थे दो, उनके नेतृत्व में क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया। और तिब्बत पर आक्रमण किया और यहाँ का राजा जो था वो हार गया, तिब्बत का राजा हार गया। तो पहला जो आक्रमण माना जाता है, पहला जो रहा सफल रहा। पहला जो महिपति शाह ने आक्रमण किया वो किसके नेतृत्व में किया, लोदी रिखोला और जो बर्तवाल भाई थे उनके नेतृत्व में कहाँ किया, दापा तिब्बत पर आक्रमण किया। अब दूसरा जो आक्रमण था इसमें जो फिर दोबारा हुआ, इसमें बर्तवाल भाइयों के फिर नेतृत्व में दोबारा किया। बर्तवाल जो भाई थे हमने पढ़ा, उनके नेतृत्व में दोबारा किया, और इसमें इन दोनों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। पहला तो सफल रहा, पहला ये जीत गए, कौन, महिपति शाह जीत गया। और दूसरा जो था बर्तवाल भाइयों के नेतृत्व में किया, पर इसमें क्या हुआ, जो बर्तवाल भाई थे वो दोनों मारे गए। तो ये चीजें हमने देखी। तीसरा आक्रमण जो था वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो था, इसमें माधो सिंह भंडारी था, माधो सिंह भंडारी। और माधो सिंह भंडारी के हमने बहुत बार में पढ़ा था कि मलेठा की जो पुल के बारे में, मलेठा में जो नहर बनाई थी वो इनके बारे में बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं। किसके बारे में, माधो सिंह भंडारी के बारे में। तो तीसरा आक्रमण जो किया था तिब्बत पर वो माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में किया। किसने किया, महिपति शाह ने किया। तो इस टाइम पे एक बात आती है कि रोटी सूची प्रथा के बारे में एक बात आती है। इससे पहले हमने पढ़ा, जो हमने देखा था कि अजयपाल ने क्या किया था कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी और बोला था कि जो खाना बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, सरोला ब्राह्मण बनाएंगे, और इन्हीं के हाथ का जो खाना था वो सारे लोग खाएंगे, इनका जो खाना था वो शुद्ध माना जाएगा। ये किसने बोला था, अजयपाल ने बोला था। फिर हमने देखा रुद्रचंद ने भी वहाँ चौधानी ब्राह्मण वगैरह वगैरह की जो नियुक्ति की थी चंद्रवंश में, कुमाऊं में, वो तो चलो है, पर यहाँ जो अजयपाल ने किया था सरोला ब्राह्मण। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया तो क्या हुआ कि जो पंडित लोग थे खाना बनाने वाले, उनकी कमी पड़ गई, सैनिक हो गया ज्यादा, तो इसलिए खाने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा था। तो फिर उस समय महिपति शाह जो थे उन्होंने बोला यार कुछ तो इसका निष्कर्ष, कुछ तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये तो सैनिक भूखे रह जाएंगे। तो महिपति शाह ने एक वर्ड बोला कि रोटी सूची प्रथा बोली। क्या बोली, रोटी सूची प्रथा। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया कि रोटी सूची प्रथा किसने की, रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा का मतलब ये था कि अब महिपति शाह ने क्या बोले कि भाई रोटी जो है वो शुद्ध मानी जाएगी, रोटी जो है वो शुद्ध मानी जाएगी। मतलब उसको दिक्कत आएगी कि खाना बन नहीं रहा है, पंडितों की संख्या कम है, सैनिक हो गए ज्यादा, खाना बनाने में टाइम लग रहा था। वही नियम अपने जो सरोला रहते थे, सरोला ब्राह्मण, ये बहुत नियम धर्म वाले रहते थे, नहा के वगैरह वगैरह जो भी अपने पूजा पाठ उसके बाद ही खाना बनाते थे। तो यहाँ दिक्कत आ गई तिब्बत को जीतने में, दापा में जो तीसरा आक्रमण था। तो महिपति शाह ने अब बोला अब से रोटी क्या मानी जाएगी, शुद्ध मानी जाएगी, रोटी सूची, रोटी अब से शुद्ध होगी। तो हमने आज के टाइम पे भी ये हमारे समाज में ये प्रथा है, जब हम कहीं बाहर, पंडित जो लोग हैं जो ब्राह्मण होते हैं, नॉर्मली भी जो ब्राह्मण रहते हैं, वो अगर कहीं शादी ब्याह में कहीं बाहर जाते हैं तो वो वहां भात नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, चावल नहीं खाते, रोटी खा लेते हैं। अगर वो चावल खाएंगे तो जो सरोला ब्राह्मण होंगे उन्हीं के हाथ का चावल खाएंगे। और रोटी कहीं भी हम भी खा लेते हैं, कहीं भी बाहर गए तो रोटी खा लेते हैं, कहीं भी शादी में गए, दूसरे गाँव में गए तो रोटी खा देते हैं, पर चावल नहीं खाते हैं। ये सब किसकी देन है, ये है महिपति शाह की। जब महिपति शाह ने बोला भाई रोटी अब हम किसी की भी हाथ की खा सकते हैं, तो वही अब ये तो हमारे समाज में आज भी चल रहा है। तो रोटी सूची प्रथा का जो प्रचलन था वो किसने किया, महिपति शाह ने किया। क्यों किया, ये हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया कि तिब्बत पर जब वो आक्रमण कर रहा था तो वहां जब खाने की कमी पड़ी तो नॉर्मल लोगों ने फिर खाना बनाया और बोला रोटी आज से शुद्ध है।
तो रोटी सूची प्रथा का जो किया वो महिपति शाह ने किया। और इस समय जो माधो सिंह भंडारी था इसने क्या किया कि यहाँ आक्रमण किया, कहाँ तिब्बत पर जो जीत गई थी, तीसरा आक्रमण किया और यहाँ सीमा सूचक पत्थर लगाए। जो सीमा सूचक मतलब हमारा और उसके बीच सीमा सूचक पत्थर लगाए और चबूतरों का निर्माण किया। सीमा सूचक पत्थर बोला जाएगा कि सीमा सूचक पत्थर इसने लगाए कहाँ, तिब्बत पर, दापा भारत का हो गया और तिब्बत की सीमा पे, और सीमा की जो सीमा रेखा थी उस पर चबूतरों का निर्माण भी किया। तो ये थोड़ा साफ लिखना पड़ेगा, सीमा सूचक पत्थर, सीमा सूचक पत्थर प्लस चबूतरों का निर्माण किसने किया, दापा तिब्बत में भारत और किसकी सीमा के लिए, चीन की सीमा के लिए, जो किया वो किसने किया, माधो सिंह भंडारी ने। तो महिपति शाह के बारे में हमने देखा 3 आक्रमण किए, पहला लोधी रिखोला और बड़तवाल भाई के नेतृत्व में, दूसरा फिर बड़तवाल भाइयों के नेतृत्व में किया, पर बड़तवाल भाई जो थे उसमें मारे गए। तीसरा में माधो सिंह भंडारी हमारे फेमस जो थे उनके नेतृत्व में किया और वहां जीते और सीमा सूचक पत्थर जो थे वो लगाए, और इसी में रोटी सूची प्रथा जो था वो महिपति शाह ने शुरू की। तो महिपति शाह के बारे में ये चीजें आती हैं। और इसके बाद जो लोधी रिखोला के बारे में हमने पढ़ा था कि लोधी रिखोला जो था इसका सेनापति था, इंपॉर्टेंट। बाद में क्या किया, महिपति शाह का अंतिम टाइम पे थोड़ा इसका भी दिमाग खराब होने लग गया, ये भी उल्टे सुल्टे कार्य करने लग गया। जैसे वहां भी हमने पढ़ा था जो ज्ञानचंद द्वितीय था, ज्ञानचंद गर्भ ज्ञानचंद था, इसका जो सेनापति था नीलू कठायत के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि नीलू कठायत के पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी। लास्ट में बोला था कि किसी ने उसके जो जस्सा कामलेखी था उसके नेतृत्व में उसने उसके दिमाग में डाला था, क्या बोला था कि भाई ये सब इसी की सुन रहे हैं, नीलू कठायत की सुन रहे हैं, वो तो इनके बीच विवाद उत्पन्न कर दिया था किसने। तो वही हमने देखा कि नीलू कठायत को भी मारने की कोशिश की थी और उसके दोनों बेटों की क्या की थी, आंखें निकलवा दी थी, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ भी महिपति शाह के टाइम पे भी ऐसा हुआ, इसका भी किसी ने दिमाग में वो कर दिया, होते हैं कान भरने वाले कुछ लोग, तो इसने क्या किया, लोधी रिखोला को मार दिया और उसके बाद कुछ नागा साधुओं की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों, अब ये लास्ट टाइम पे अब क्या हुआ कि जब इसने ऐसा किया तो फिर इसको लास्ट में हुआ पश्चाताप हुआ यार कि मैंने गलत कर दिया। उस फर्स्ट तो क्या किया, लोधी रिखोला की मृत्यु और उस नागा साधुओं की क्या कर दी, हत्या कर दी। नागा साधुओं की हत्या किसने की, महिपति शाह ने की। तो ये चीजें हुई। तो अब इसने बोला कि यार अब मैं क्या करूं, गलती हो गई है। तो इसको किसी ने राय दी कि तू एक काम कर, ये इसने बोला कि अब मैं मरना चाहता हूँ, मतलब अब हो गया कि बहुत जी लिया, अब इसका जो था वो थोड़ा दिमाग खराब है। 1621 से आता है इसका शासनकाल और 1634 और 35 तक। इसी बीच इसने इतने कांड कर दिए, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, लोधी रिखोला को मारा, नागा साधुओं की हत्या की, रोटी सूची प्रथा का वो किया। इससे इसकी उपाधि हम इसके बाद देखें, इससे गढ़वाल का अक्खड़ राजा भी बोला गया है, क्योंकि शाहजहां का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो शाहजहां के राज्याभिषेक में इसे बुलाया गया था। किसे बुलाया गया था, महिपति शाह को। यहाँ मुगल शक्ति से इतनी बड़ी जो पावर थी सेंटर में, वहां से बुलावा इन्विटेशन आया था, निमंत्रण आया था। किसे आया था, महिपति शाह को। हमने चंद्रवंश से पढ़ा था कि जब भी तराई पर आक्रमण होता था तो चंद्रवंश वाले सारे कहाँ जाते थे, मुगल प्रशासन के पास जाते थे और बोलते थे भाई हमें ये क्षेत्र दे दो, तराई वाला एरिया दो। रुद्रचंद के समय हमने देखा, ज्ञानचंद के समय हमने देखा, जितने भी आए हमने सब चीज देखा। तो यहाँ निमंत्रण आया था, किसको आया था, महिपति शाह को, कि भाई साहब शाहजहां का पूरा राज्य अभिषेक आप आइए। तो इसने मना कर दिया था, बोला भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बोला ऐसा नहीं बोला होगा, जो भी बोला होगा, पर इसने मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ। मतलब इसने मुगल जो निमंत्रण था उसको ठुकरा दिया था। किसने ठुकराया, महिपति शाह ने। तो इसे अक्खड़ राजा बोला गया है। अक्खड़ मतलब ये अपनी अकड़ में रहा, इसने बोला छोड़ो मैं नहीं आता हूँ भाई, जो करना है वो कर लो। फिर इसके बाद इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, अब मुगल को ये मना करेगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ही। तो रिएक्शन क्या होगी, फिर गढ़वाल पर आक्रमण होने चालू हो गए। इसके बाद जो हमने पढ़ा, रानी कर्णावती आई, उस संरक्षिका बन के उसके साथ युद्ध हुआ, वो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो महिपति शाह के बारे में बोला जाता है, शाहजहां जो था भाई साहब के ये राज्याभिषेक में नहीं गया, इसलिए इसे अक्खड़ राजा बोला गया है। तो महिपति शाह के बारे में ये चीजें हैं। अब लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि अब इसे एक सुझाव दिया गया है कि भाई तू कर, युद्ध कर और युद्ध में मर जा। युद्ध में मरेगा तो शहीद कहलाएगा, और ऐसे ही मरेगा तो बोलेगा अरे भाई वैसा ही था, ऐसा नाम नहीं आया। जैसे अभी हम महिपति शाह की कितनी तारीफ कर रहे हैं कि 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया, वहां उसने शाहजहां को बोला कि भाई मैं नहीं आ रहा तेरे राज्याभिषेक में, ये इसने बोला। फिर हमने देखा कि तिब्बत 3 बार के सीमा जो वहां था सीमा निर्धारण किया। ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देखी, महिपति शाह के बारे में देखी।
अब इसके बाद आता है कि इसको बोला गया कि भाई अब मरना है तो युद्ध में मरेगा तो क्या होगा, शहीद माना जाएगा, शहीद माना जाएगा। इसका नाम भी होगा माधव ये महिपति शाह का। तो 1634 और 35 में एक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध का नाम है कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध। बहुत बार पूछा गया कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध कब हुआ था, 1634-35 में। ये हुआ था किसके बीच, पंवार वंश व चंद वंश के बीच। चंद वंश में शासक था त्रिमल चंद। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब वहां कुमाऊं में चंद वंश में दरबारी षड्यंत्र हुए थे तो भाई साहब कहाँ आए थे, श्याम शाह के दरबार में आए थे। श्याम शाह मतलब इनके भतीजे, किनके, महिपति शाह के भतीजे। फिर उसके बाद जो शासक बना वो बना महिपति शाह, हमने अभी पढ़ा। और महिपति शाह के टाइम पे हमने क्या देखा कि 1634-35 में कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध हुआ। इसको बोला जाता है मैत्रीपूर्ण युद्ध। मैत्रीपूर्ण मतलब ये युद्ध के तौर पे नहीं था, जैसे लड़ाइयां होती है वैसे तौर पर ये युद्ध नहीं था। ये इसको महिपति शाह को मरना था, मतलब उसे शहीद होना था युद्ध में। तो 1634-35 में क्या हुआ कि त्रिमल चंद और महिपति शाह के बीच छोटा सा युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ, 1634 कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध इसे बोला जाता है। और इसमें क्या हुआ भाई साहब की महिपति शाह बेचारे मारे गए। महिपति शाह मारे गए मतलब मृत्यु होगी और शहीद मानेंगे हम। और 1634-35 में महिपति शाह जो है इनकी जो स्टोरी थी वो खत्म हो गई। तो हमने ये देखा 1634-35 इंपॉर्टेंट है, काकुआ मोड़ कोसी का युद्ध। और शाहजहां के दरबार में ये नहीं गए थे वो भी हमने देखा। तो ये चीजें हैं। तो इससे पहले थोड़ा हमने माधव सिंह भंडारी के बारे में देखा था कि जिसने तीसरा आक्रमण में महिपति शाह की बहुत मदद की थी। तो इसने गर्भ भंजक, हमें पढ़े गर्भ भंजक इन्हें बोला जाता है, क्योंकि वो हमने पढ़ा है ये पहले से 5वीं 6वीं 7वीं से किताबों में मलेथा की नहर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो माधव सिंह भंडारी के बारे में ये चीजें हमने देखी है कि गर्भ भंजक मतलब बोला जाता है जब वो नहर बना रहे थे तो वहां पे एक बलि चाहिए थी। ये सुनी है किताबों में, स्टोरी है, असलियत क्या है ये तो पता नहीं है, पर बोला जाता है कि इन्होंने अपने ही बेटे की क्या कर दी थी, अपने ही बेटे की बलि दे दी थी। तो इसलिए इन्हें गर्भ भंजक बोला जाता है। एक दो पॉइंट है इसमें, एक गर्भ भंजक आता है और एक गर्भ भंजन आता है। थोड़ा हम देखते हैं। एक आता है गर्भ भंजन, इसमें 9 है पीछे। एक आता है गर्भ भंजक, इसमें लास्ट में 9 है, इसमें को है। ये दो चीजें हमें ये एग्जाम में पूछी जाती है और थोड़ा ये चीजें कंफ्यूज भी करते हैं। तो गर्भ भंजक हमने देखा ये मान शाह प्लस महिपति शाह को बोला जाता है। महिपति शाह ज्यादातर तो मान शाह ही है, पर महिपति शाह भी कहीं कहीं नाम आता है। और गर्भ भंजक जो था वो माधव सिंह भंडारी था, माधव सिंह भंडारी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने श्याम शाह और महिपति शाह दो चाचा भतीजे का हमने आज शासनकाल पढ़ा, क्या क्या इन्होंने किया, ये सारी चीजें हमने आज देखी। तो इसको थोड़ा रिकॉल कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हमने श्याम शाह महिपति शाह में जो भी फैक्ट थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, वो हमें याद करने पड़ेंगे। और कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे कर्णावती का जो शासनकाल इसके बाद आता है पृथ्वीपति शाह के उसमें। तो आज की क्लास को यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।